नमस्कार मित्रों, समाख्या यस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ 4 दिन बाद समाचार विश्लेषण श्रृंखला के इस अंक को लेकर के। कुछ विशेष कारणों से पिछले 4 दिन से ये श्रृंखला निरंतर रूप से नहीं आ पा रही थी। इसके लिए मैं आपसे अंतः मन से क्षमा चाहता हूँ। मौन प्रायः शब्दों से प्रभावी होता है। आप लगातार बोलते हैं, आप हर चीज़ का जवाब देना चाहते हैं, आप बहस करना चाहते हैं, उससे कहीं बेहतर है मौन। क्योंकि मौन आपका एक विशेष उत्तर होता है और मौन से जो शक्ति प्राप्त होती है वो शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बताएं इस श्रृंखला आपको कैसी लग रही है। साथ ही साथ अगर कोई सुझाव है तो अवश्य दें और इस वीडियो को शेयर कर अन्य अभ्यर्थियों को भी लाभ दें। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव, लालच या धोखे से मतांतरण को बताया गंभीर मामला। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है मतांतरण पर प्रतिबंध से संबंधित। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दबाव, लालच, धोखे से मतांतरण जो है वो विरुद्ध बहुत ही खतरनाक है और सरकार को नोटिस जारी किया है कि कोई सख्त कानून बनाया जाए इस पर। और इसकी डिमांड एक याचिका के माध्यम से हुई है। इसमें तमिलनाडु का जो अभी लावण्या का मामला हुआ था उसका भी जिक्र किया गया है और सरकार ऐसा कानून बनाए, ऐसा विधेयक तैयार करे जिससे इस प्रकार का मतांतरण न हो। हमको पता है भारत के संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जिक्र है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट है। इसमें व्यक्ति को अपने मन से, अंतःकरण की आत्मा से जिस भी धर्म को चाहे मान सकता है, उसको आचरित कर सकता है, यानी वो व्यवहार कर सकता है उसके अनुसार और उसका प्रचार भी कर सकता है। लेकिन मतांतरण किसी भी लालच, दबाव या धोखे से करना प्रतिबंधित है। ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। वहीं याचिका में कहा गया है कि देश भर में कोई एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां पर छल बल से मतांतरण नहीं किया गया हो। वहीं सरकार के लिए निर्देश जारी करने को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है। कहा गया है कि सरकार ऐसा कानून बना सकती है जिसमें 3 से 10 साल का कारावास, जेल या भारी जुर्माने की सज़ा का प्रावधान किया जा सकता है। वहीं याचिका में यह भी कहा गया है कि क्या धोखे से हुआ मतांतरण संविधान के अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं है। तो इस पर आगे की सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली से कम होगी मुकदमों की संख्या। अब वैकल्पिक समाधान प्रणाली बहुत ही ज़रूरी है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा जो है कारगर होते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से जो मुख्य न्यायपालिका है उसके दबाव कम हो जाते हैं। वहीं इतने सारे मामले, लगभग 4,80,00,000 मामले जो है वो न्यायालय में अभी तक लंबित है और न्यायाधीश, अधिवक्ता और सरकार के स्तर पर इस संबंध में गंभीर प्रयास जो है वो ज़रूरी है। अब सुनवाई ऑनलाइन भी हो रही है। इस आधार पर जो लोग बार बेंच के बारे में अपनी राय बना सकते हैं, सर्वोच्च से लेकर निचली अदालत तक में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली की शुरुआत हो तो मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी। अब वैकल्पिक समाधान प्रणाली में जैसे मध्यस्थता है, तो मध्यस्थता के माध्यम से समाधान बहुत जल्दी निकलता है, केस लंबा नहीं खींचा जाता। ये भी कहा है कि न्यायालय के बारे में अवधारणा बनाने में लोगों को आसानी हो जाएगी। क्योंकि अब ये पूरी सुनवाई ऑनलाइन होगी। वकीलों के साथ साथ न्यायाधीशों के आचरण के बारे में भी लोग जांच देख पाएंगे, उसकी जांच कर पाएंगे। वहीं इनको अपना स्वमूल्यांकन करने का भी मौका मिलेगा। और कहा गया है कि जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोर्ट्स के मामले में, हाई कोर्ट के लिए मुख्यतः, तो उसके लिए जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और राज्य सरकारें हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो मिलकर के काम करना चाहिए।
मुख्यमंत्री और संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बीच समन्वय की कमी के कारण से न्यायालय का जो बुनियादी ढांचा है राज्यों के अंदर, उसके लिए जो केंद्र द्वारा राशि दी जाती है, निधि दी जाती है, वो अनुपयोगी, अनयूज्ड रह जाती है। तो उसका सही से उपयोग होना चाहिए। और केंद्र द्वारा जो विकास निधि दी गई है, उस राशि के उपयोग के लिए संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ मुख्यमंत्री को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। और मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ समन्वय में फास्ट ट्रैक अदालतों को भरने का प्रयास करें। इस प्रकार का हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया है। और वहीं पर हमारे मुख्य न्यायाधीश यू ललित, उन्होंने कहा है कि केवल अधिवक्ता यानी वकील, एडवोकेट के पास ही ऐसा गुण होता है जिससे वह किसी भी महान उद्देश्य, जनता के हितों के लिए अपनी बातों को मनवा सकता है। तो और साथ ही साथ उन्होंने अनुरोध किया है कि वे सभी प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों के गुणों से प्रेरणा लें जो वकील थे। और हमें पता है कि संविधान सभा को वकीलों की सभा कहा जाता था। और हमारे बहुत सारे अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी जो 1900 के बाद भारत के अंदर आए, वो ज़्यादातर वकील ही थे, एडवोकेट ही थे, अधिवक्ता ही थे। और अधिवक्ता के पास वो गुण होते हैं जो समाज को कुछ दे सकता है, समाज उनकी बात को मानता है, तो उनको सकारात्मक रूप से समाज में काम करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। हर उपभोक्ता को अपने कॉलर को जानने का मिलेगा अधिकार, रुकेगी साइबर धोखाधड़ी। अब ये जो मामला है, ये मामला टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 का है। और जो टेलीकम्युनिकेशन बिल आ रहा है उसमें सभी प्रकार के जो वॉइस कॉलिंग और इंटरनेट कॉलिंग के लिए प्रत्येक प्लेटफॉर्म का जो कॉलर का जो इंटरनेट कॉलिंग है उसके लिए प्रत्येक प्लेटफॉर्म की कॉलर का KYC, नो योर कस्टमर, करना अनिवार्य हो जाएगा। और जिससे हर एक ग्राहक को, हर एक उपभोक्ता को कौन कॉल कर रहा है ये जान पाएगा। और इस बिल में अभी 6 से 10 महीने लगेंगे। और समग्र डिजिटल फ्रेमवर्क जो है तैयार करने की दिशा में टेलीकम्युनिकेशन बिल ये पहला कदम होगा। इसके बाद डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, इसके बाद डिजिटल इंडिया एक्ट लाया जाएगा। इस प्रकार की बात हमारे IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कही है। और KYC की जिम्मेदारी कॉल सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म की होगी। इस प्रकार की बात हुई है। तो जैसे जैसे इस पर डेटा कोई भी खबर आएगी हम आपको बताते जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि अभी डू नॉट डिस्टर्ब DND है, उसके बाद भी स्पैम कॉल, बिजनेस प्रमोशनल कॉल आते रहते हैं। उन्हें रोकने के लिए बिल में कानूनी प्रावधान किया जा रहा है। और जो व्हाट्सएप पर होने वाली बातचीत की प्राइवेसी है वो बरकरार रहेगी। लोगों को चिंता है कहीं ऐसा ना हो कि व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड की जा सके या अन्य अन्य उसके निजता से संबंधित जो प्रावधान है उनमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं आने वाली है। और हालांकि उन्होंने कहा कि राष्ट्र हित और संप्रभुता की रक्षा के मसले पर किसी भी मैसेज या टेक्स्ट को पढ़ा जा सकता है, ऐसा प्रावधान भी किया जा रहा है। तो ये बात हो रही है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 के मसौदे की। आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल मृत्यु दर में 3 अंक की गिरावट आई है। ये जो नमूना पंजीकरण प्रणाली है यानी सर्वे किया गया है, ये रजिस्टर्ड सिस्टम जो है उसको 2022 की रिपोर्ट का हवाला दिया है। उसमें कहा गया है कि 2019 में 1000 बच्चों पर 35 की मौत हुई थी। 2020 में ये मौत 35 से घटकर 32 हो गई है। ये गिरावट अगर हम वार्षिक रूप से देखें तो 8.6% की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रति 1000 बच्चे 36 मौतें हुई, वहीं शहरों में ये संख्या 21 रही। तो दोनों का एवरेज मिलाया तो 32 हुई। तो ये इसी दौरान अगर हम बात करें कि शिशु मृत्यु दर की, तो शिशु मृत्यु दर जो है वो 2019 में प्रति 1000 30 से घटकर 2022 में 28 पर आ गई है। इसमें भी थोड़ी सी कमी आई है। और नवजात मृत्यु दर 2 अंकों की गिरावट आई है इसमें। पहले जहां 22 बच्चों की मृत्यु होती थी, अब वो घट करके 2020 में 20 पर आ गई है। इसको वार्षिक अगर हम गिरावट देखें तो 9.1% की रही है। समग्र प्रजनन दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट जिसको बोलते हैं, उसमें भी गिरावट आई है। 2019 में 2.1 की तुलना में 2020 में 2.0 पर ये फर्टिलिटी रेट आई है। जो सर्वाधिक फर्टिलिटी रेट वो है बिहार की 3, और दिल्ली, तमिलनाडु, बंगाल में सबसे कम फर्टिलिटी रेट रही है 1.4। तो वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रामीण महिला का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी यानी समग्र प्रजनन दर जो है वो 2.2 है। शहरी महिला का 1.6 है। तो इसमें हमको समझने वाली बात यह है कि जो बाल मृत्यु दर है वो 5 साल तक के बच्चों के लिए की जाती है। शिशु मृत्यु दर जो है वो हमारे
1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनको उनकी डेथ होती है, उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जबकि नवजात जो है नवजात मृत्यु मतलब पैदा होते से ही जिनकी मृत्यु हो जाती है वो नवजात में आती है। और प्रजनन दर का मतलब है कि अपने जीवन काल में कितने बच्चे वो महिला पैदा करती है, उसको प्रजनन दर कहते हैं। तो इसको समझने की आवश्यकता है। इसको समग्र प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ये कम हो रही है, इसका मतलब हमारी जनसंख्या पर नियंत्रण हो रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। आगे बात करेंगे बुलेट ट्रेन के लिए समुद्र के अंदर बनेगी पहली सुरंग। ये जो विकास के कार्य हैं वो बहुत ही तीव्र गति से चल रहे हैं। इसके लिए जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है में 21 किलोमीटर लंबी जो है सुरंग बनाई जा रही है। ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच जो बुलेट ट्रेन चलेगी उसके लिए तैयार हो रहा है। और इस सुरंग का 7 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के अंदर होगा। समुद्र के अंदर बनाई जाने वाली यह पहली सुरंग बताई जा रही है। और बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी, जैसा हमने अभी बताया। इस बुलेट ट्रेन के लिए जो तैयार होने वाली जो लाइन है और इसके लिए एक ही ट्यूब सुरंग होगी जिसमें अप और डाउन ट्रैकों को समायोजित किया जाएगा। यानी एक ही सुरंग के अंदर ट्रेन जाएगी और ट्रेन आएगी भी, तो 2 जो है ट्रैक बनाए जाएंगे। तो वहीं पर इस पैकेज के हिस्से में जितने भी सुरंग वाले स्थान के आसपास जो है वो 37 स्थानों पर 39 उपकरण कैमरों का निर्माण किया जाएगा। इस सुरंग के निर्माण के लिए 13.1 मीटर व्यास के कटर हेड वाले TVM का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे अंदर अंदर जो है जैसे हमारे यहाँ दिल्ली मेट्रो के लिए जिसका यूज़ किया जाता था, जो अंदर ही अंदर हम ऊपर मकानों में रह रहे हैं, हमारे नीचे मेट्रो बन रही है, हमें पता ही नहीं है। चांदनी चौक के नीचे मेट्रो बन गई और चांदनी चौक वालों को ऊपर पता भी नहीं चला। तो इस प्रकार की जो है टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। 6 मीटर व्यास का कटर हेड उपयोग में लाया जाता है शहरी सुरंगों के लिए, और जबकि इसका जो है 13.1 मीटर व्यास का कटर हेड होगा। जो सुरंग लगभग जो है 16 किलोमीटर के हिस्से को बनाने के लिए 3 टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग किया जाएगा। बाकी 5 किलोमीटर सुरंग के लिए न्यून ऑस्ट्रेट टनलिंग प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। अलग अलग प्रकार की जो है सिस्टम का उपयोग यहाँ पर करने की बात हो रही है। ये टनल जो है, ये सुरंग जो है वो ज़मीन से लगभग 25 से 65 मीटर गहरी होगी। और सबसे अधिक गहराई जो है सिलफाटा के पास पारसिक पहाड़ी के से नीचे 114 मीटर गहरी होगी। इतनी गहरी सुरंग ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये इस प्रकार की जो सुरंगें बनना और उन पर बहुत तेज़ गति से काम चलना, तो ये आप समझ लीजिए कि भारत जो है प्रगति की जिसकी रफ्तार है, इसकी गति है, वो बहुत ही तेज़ है। वहीं पर ट्रेनों पर नज़र रखने को रेलवे की नई तकनीक तैयार हो गई है, जिसमें 2700 इंजनों में पहले से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका उपयोग हो रहा है। इससे जो ट्रेन चल रही है हर 30 सेकंड पर अपडेट हो जाया करेगी, ट्रेन कहाँ पहुँची, कितनी देर में पहुँचने वाली है। तो इससे लगातार जो रनिंग पोजीशन है, जो ट्रेनों की आवाजाही है, उसकी जानकारी मिल जाएगी और ये IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। तो अब इनको पहले 2700 इंजनों में लगा हुआ है, अब इनको 6500 रेल इंजनों में स्थापित किया जा रहा है। और नए सिस्टम से रनिंग इंजनों से जो मिलने वाली जानकारी है सीधे कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन, जिसको COA बोलते हैं, पहुंच रही है। और ट्रेनों का नियंत्रण जो है अब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्थान और गति पर नज़र रखने में आसानी होगा, इससे नज़र रखी जा सकेगी। तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हर 30 सेकंड पर अपडेट होगा। तो हमको इसकी जानकारी की आवश्यकता थी। वहीं हम बात करें, अगर हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें, अगर हम स्थापत्य कला की बात करें, तो कला सेक्शन में हम बात करेंगे बिहार के रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है, जिसमें 83 दरवाजे हैं। इसमें मंदिर हैं, भवन हैं, झरने, कुंड, ये सब चीज़ें हैं। और इसकी हेडिंग जो दी है वो बड़ी अच्छी है। नैसर्गिक सौंदर्य, वास्तुकला, आस्था की विरासत है। और ये किला है रोहतासगढ़ का किला। और रोहतासगढ़ का किला कहाँ पर है? ये किला है बिहार के रोहतास ज़िले में, और वो भी कैमूर पहाड़ी पर। तो हम समझ गए कैमूर पहाड़ी कहाँ है, बिहार में है, कहाँ पर है, रोहतास ज़िले में है। इस किले के बारे में बताया जाता है ये राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास ने इसका निर्माण करवाया था, और उसके बाद अलग अलग समय पर कई राजाओं ने इसका पुनरुद्धार किया। 7वीं सदी में बंगाल के शासक शशांक देव यहीं से शासन चलाते थे, ऐसी मान्यता है। आदिवासी संस्कृति जो है वो बताती है इन किलों के माध्यम से। 12वीं 13वीं सदी तक ये किला आदिवासी राजाओं जैसे खरवार, उरांव, चेरों के अधीन रहा।
इसे आदिवासी अपना उद्गम स्थल भी मानते हैं और इसीलिए आदिवासियों के लिए यानी जनजातियों के लिए, ट्राइब्स के लिए ये तीर्थ स्थल के समान है। और यहाँ हर साल माघ में त्रयोदशी से पूर्णिमा तक तीर्थ यात्रा महोत्सव में आदिवासियों का मेला लगता है, यहाँ लोग जुटते हैं। किला परिसर के करम वृक्ष के जो इर्द गिर्द जो है पूजा पाठ होती है, सामूहिक नृत्य करते हैं जनजाति लोग। राज्य सरकार ने इसी साल यानी 5 मार्च 2022 को रोहतासगढ़ महोत्सव आयोजित किया था। इसे अगले वर्ष तीर्थ यात्रा महोत्सव से जोड़ दिया जाएगा। इसका जो परिसर है वो 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 42 स्क्वायर किलोमीटर, और इसमें 83 दरवाजे हैं। प्रवेश द्वार पर जो है हाथी है, दरवाज़ों के बुर्ज हैं, दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग है, रंग महल है, शीश महल है, पंच महल है, खूटा महल है, आईना महल है, रानी का झरोका है, मानसिंह की कचहरी है और फांसी घर, जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। और ये पर्यटन का एक केंद्र बन सकता है, इसका विकास जरूरी है। अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह ने बनवाया था ये सब कुछ जो हमने अभी बात की। बंगाल बिहार पर शासन करने के लिए मानसिंह ने यहाँ इसको जो है प्रांतीय राजधानी बनाई थी। कुछ समय के लिए यहाँ ये किला जो है शेरशाह के आधिपत्य में रहा था और इसमें गणेश मंदिर, रोहितेश्वर महादेव मंदिर, हाथी दरवाज़ा, हाथिया पोल, जामा मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम भी मिलते हैं, महादेव का मंदिर है। इसका निर्माण जो है, जो महादेव का मंदिर है, इसका निर्माण राजा रोहिताश्व ने करवाया था, ऐसे मान्यता है। इससे चौरासन मंदिर भी कहते हैं। माँ पार्वती के मंदिर से 84 सीढ़ियों के बाद शिवलिंग विद्यमान है। और इस किले में जाने के लिए अगस्त से फरवरी का महीना जो है उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पर जो है एकदम स्वच्छंद उन्मुक्त जो है पशु पक्षी घूमते हैं पत्थरों के बीच। जो जल स्रोत बह रहे होते हैं, पहाड़ी पर स्थित महादेव खो है, माझर कुंड है, तुतला भवानी जलप्रपात है, धुआं कुंड के मनोरम दृश्य जो है वो यात्रियों को आकर्षित करते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसको टाइगर रिजर्व बनाने की भी योजना चल रही है और पर्यटकों को ठहरने के लिए वहाँ पर उचित व्यवस्था भी है आसपास के क्षेत्र में, सासाराम और डेहरी में। तो इस प्रकार पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देना भारत सरकार की प्रायोरिटी में है, भारत सरकार की प्राथमिकता में है। और हमारे पास इस प्रकार के स्थापत्य वाले अनेक किले और इमारतें भारत के अंदर हैं जिनको कि लोगों को बताना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। मून लाइटिंग पर नज़रिया बदले कॉर्पोरेट जगत। मून लाइटिंग क्या होती है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। मून लाइटिंग होती है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरे कंपनी का भी आप काम कर रहे होते हैं, यानी एक साथ 2 कंपनियों के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, उसको मून लाइटिंग बोलते हैं। इसको कंपनियां साधारणतः बुरा मानती हैं। कंपनियां मानती हैं ये हमारे साथ किया गया धोखा है। जबकि अब जो समय आया है, विशेषकर कोरोना काल के बाद लोग मून लाइटिंग कर रहे हैं, यानी उनको घर पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो वर्क फ्रॉम होम में जितना काम अपनी जो मूल कंपनी है उसके साथ करते थे, उसके अलावा 2-3-4 घंटे जो है वो दूसरी कंपनियों के लिए भी निकालते थे या अपना स्वयं का भी काम करते थे। जब दूसरी कंपनियों को निकालते थे तो उनको एक्स्ट्रा इनकम उससे होती थी। अब ये चलन में आ गई हैं चीज़ें। तो इसी को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो आईटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर है, उन्होंने कहा है इसको लेकर के जो कॉरपोरेट जगत है उसको अपनी सोच बदलनी चाहिए, अपना नज़रिया बदलना चाहिए। भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो युवा कार्यबल है वो काम के तरीकों में उनके बदलाव आया है। कंपनियों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। एक साथ कई कंपनियों को अपनी सेवा देना ही मून लाइटिंग कहलाता है। और जो हमने अभी कहा, जो कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम के चलते मून लाइटिंग की संस्कृति बढ़ी है। जब अभी हाल ही में विप्रो ने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया था इसी मून लाइटिंग के कारण से। IBM, इन्फोसिस अभी मून लाइटिंग का विरोध कर रही हैं। और मंत्री जी ने कहा है कि आज के युवाओं में आत्मविश्वास की भावना और अपने कौशल के बदौलत वे अधिक से अधिक कमाई करना चाहते हैं, तो वो अलग अलग संस्थानों से जुड़ेंगे। कर्मचारी किसी स्टार्टअप के साथ नहीं जुड़े तो वो संस्थान सफल नहीं होगा। तो उनको नए नए ब्लड को लगातार जोड़ने की भी आवश्यकता है। इससे सर्कुलेशन ऑफ थॉट भी लगातार बढ़ता रहेगा। जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, जिसने अपॉइंट किया है कर्मचारी को, अपनी सेवा के दौरान कर्मचारी से उद्यमशील होने की उम्मीद करते हैं।
तो इसको उनके ऊपर भी लागू किया जा सकता है। यानी वो अपेक्षा करते हैं कि हमारा कर्मचारी है वो एंटरप्रेन्योर हो, उद्यमशील हो, परिश्रमी हो, वो इनोवेटिव हो। तो ये बात जो है वो सेम चीज़ कंपनी के ऊपर भी या जो उद्योग है, जो मूल कंपनी है उसके ऊपर भी लागू होती है। तो ये विशेष बात है और मून लाइटिंग पे लगातार विषय चल रहा है, तो इस पे आगे भी खबरें आती रहेंगी। हमको समझने की आवश्यकता होगी और हम इसको नैतिक मानदंडों से भी देखने का, परखने का भी प्रयास करेंगे। रुपए को बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करेंसी, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारा जो विदेशी व्यापार महानिदेशक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उसकी तरफ से रुपए में आयात निर्यात को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है और सरकार 2047 तक रुपए को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करना चाहती है, ताकि जब हम आज़ादी का, स्वतंत्रता के 100 साल से पहले भारत की करेंसी किसी भी करेंसी से कम मूल्यवान नहीं रहे, इसका प्रयास किया जा रहा है। अभी जो है 40% से अधिक वैश्विक कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। हम चाहते हैं कि रुपए में भी ये कारोबार हो। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं महानिदेशक हैं अजय शाह हैं। उन्होंने कहा है कि रूस के साथ जल्द ही रुपए में कारोबार शुरू हो सकता है। इसके बाद सऊदी अरब के साथ भी ऐसी संभावना है और रुपए के अंतर्राष्ट्रीय करेंसी की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होंगे। और साथ ही साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, मैक्सिको, ब्राज़ील जैसे देश भी भारत के साथ रुपए में कारोबार कर सकते हैं। निर्यातकों ने बताया है कि डॉलर की तंगी जिन देशों में है वो देश रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हो जाएंगे और रूस और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ रुपए में कारोबार से आयात बिल जो होगा, हमारा इंपोर्ट बिल है, आयात पर जो पैसा खर्च होता है उसमें भी कमी आएगी, उसमें भी राहत मिलेगी। अगर हम बात करें अभी वर्तमान में जिन देशों में रुपए के साथ जिनका कारोबार होने की संभावना है, वहाँ पर हमारी आयात की स्थिति क्या है। सऊदी अरब के साथ हमारा आयात $2723 करोड़ का है, रूस के साथ $1666 करोड़ का आयात है, ब्राज़ील के से हमारा $376.9 करोड़ का है, मैक्सिको के साथ $232.3 करोड़ का है, ईरान के साथ $36.14 करोड़ का है। और इसमें जो दूसरी चीज़ जिसका लाभ हमको होगा उसका ये लाभ होगा कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है, जिसको हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, उसके भी ऊपर नीचे होने का हमको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ई लॉक्स से लॉजिस्टिक संबंधी समस्या होंगी दूर। ई लॉक्स क्या है? ई लॉक्स जो है ये पोर्टल है जिसको कहा जाता है ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक, और इस पोर्टल के माध्यम से सभी जो लॉजिस्टिक संबंधी सेवाएं हैं वो इसके साथ कनेक्ट कर जाएंगी, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही पोर्टल पर आ जाएंगी। और ये जो है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत आता है, जो हमारे वाणिज्य मंत्रालय में आता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको अंग्रेजी में डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। इन्होंने बताया है कि ई लॉक्स से जो लॉजिस्टिक सेवा है उससे जुड़े 70 एसोसिएशन को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कर्मचारियों की जो एसोसिएशन होगी, जिन्हें काम करने के दौरान आने वाली समस्याएं हैं उनकी पूरी जानकारी होती है और प्लेटफॉर्म पर समस्याओं के आते ही संबंधित विभाग को इसकी सूचना दे दी जाएगी और उसी के साथ विभाग को समस्या दूर करने के लिए कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर दिख रहा है कि आप चेक करेंगे कि भाई ये समस्या आई है और इसका समाधान कितनी देर में हुआ है। तो ई लॉक पोर्टल जो है एक डैशबोर्ड होगा जिससे पता चलेगा कि कितनी अवधि में कितनी समस्याएं, यानी कितने समय में कितनी समस्याएं आई हैं और उस पर क्या क्या कार्रवाई की गई है। इसका फ़ायदा ये होगा कि लॉजिस्टिक सेवा में जो आने वाली समस्याएं हैं वो तुरंत दूर होती जाएंगी और उसका समय भी बचेगा और ऊर्जा भी बचेगी और धन भी बचेगा। तो बहुत सारे सुविधाएं हमारा अभी जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जो आई है उसमें दी गई है। तो हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्रिएशन डिजिटल डैशबोर्ड ई लॉक्स ईज ऑफ लॉजिस्टिक, a digital system for registering, coordinating and monitoring resolution of user issues is being developed, on which authorized user association will register and upload their issues suggestions. This portal has been developed by the logistic division DPIIT to facilitate time bound resolution of issues। यानी इसको समयबद्ध तरीके से जो है समस्याओं का, मुद्दों का समाधान किया जाएगा। निर्यात हम बन जाएगा 50 ज़िले में और भारत सरकार जो है 29 सितंबर को नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा कर सकती है, ऐसी संभावना है। तो निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ODOP, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम चला रही है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब DEH की बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी की जा रही है। नई विदेश व्यापार नीति जो है उसमें इस कार्यक्रम को शामिल किया जाएगा। 2 साल पहले ही नई विदेश व्यापार नीति का समय पूरा हो गया था, लेकिन
हमको पता है कि कोरोना के चलते ये सब संभव नहीं हो पा रहा है। अभी देश के जो दर्जन भर से अधिक राज्य हैं, यानी 12 से अधिक राज्य हैं, जिनके देश में कुल वस्तु निर्यात में 1% है, उससे भी कम का योगदान है। और कुछ ही राज्य हैं जिनका सबसे अधिक योगदान है निर्यात में, यानी एक्सपोर्ट करने में, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 4 राज्यों में ही 60% जो है निर्यात का हिस्सा है देश के कुल निर्यात का। और कम निर्यात करने वाले राज्यों का देश के निर्यात में योगदान बढ़े, इस प्रकार की व्यवस्था इस नई विदेश व्यापार नीति के माध्यम से की जाएगी। और उसी का परिणाम है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब बनाने का। और पहले चरण में 50 जिलों को डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं विदेश जो है आगे जो है 200 जिलों को डीएच बनाने का, यानी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब बनाने का जो है प्रस्ताव है, और जिसको विदेश मंत्रालय ने दिया था। लेकिन अभी 50 ही पर सहमति बन पाई है। आगे जो है अब इन पर क्या अधिक, इनको क्या फैसिलिटेट किया जाएगा, क्या सुविधाएं दी जाएंगी, तो 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे प्रत्येक जिले पर इस माध्यम से। और इसमें 35 करोड़ यानी 65% राशि जो है वो भारत सरकार देगी, और बचा हुआ 40% यानी 15 करोड़ राशि जो है राज्य को वहन करनी होगी, राज्य उसको देगा। जो जिले डीईएच यानी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब बनेंगे, उसके लिए मुख्य रूप से वहाँ पर निर्यात संबंधी, यानी जो एक्सपोर्ट संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, उसको विकसित करना होगा। इसमें लॉजिस्टिक सुविधा है, ई कॉमर्स मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, प्रशिक्षण विकास कार्यक्रम है, वस्तुओं की जांच सुविधा है, अनुसंधान है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तकनीकी विकास है, ये सुविधाएं शामिल होंगी। और इस 50 जिलों पर पहले ये कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद अन्य जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि इसको जो दी जा रही राशि है उसका 40%, क्षमा करें 40% जो है यानी 15 करोड़ रुपए वो राज्यों को देना होगा। तो इसीलिए राज्यों की सहमति भी आवश्यक है, क्योंकि इस कार्यक्रम को कैबिनेट कमेटी में जब पेश किया जा सकता है, और डीएच कार्यक्रम को लागू करने के लिए इस पर मंजूरी भी मिल जाएगी। पहले चरण में जो है निर्यात की अधिक संभावना वाले ज़िले हैं उनका चयन किया जा सकता है, और इसके तहत सभी जिलों के उत्पादों की पहचान कर ली गई है और जिसमें निर्यात की संभावनाएं हैं। यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में एक जिला एक प्रोडक्ट ऐसा बनाए जो उसको वो निर्यात भी कर सके, यानी जिसको वो अपना एक पहचान बना दे। तो उसी के तहत उसी उत्पाद को हम एक्सपोर्ट भी कर पाएँ, तो ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं समग्र विकास और क्षेत्रीय विषमता को कम करने वाला मामला है। आगे बढ़ते हैं। 15% यूक्रेनी क्षेत्र को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उसी बीच में 23 सितंबर से और 27 सितंबर तक जो है मतदान शुरू कर दिया है। इसमें कुछ क्षेत्र जो है यूक्रेन का रूस में मिलाने का प्रस्ताव है। डोनबास क्षेत्र है जिसको लुहांस्क और डोनेट्स्क प्रांत का जो है वो मुक्ति के लिए इस युद्ध को छेड़ा गया था। रूस की जो कार्रवाई हुई, सैन्य कार्रवाई, ये उद्देश्य है कि डोनबास स्वतंत्र हो। डोनबास यानी लुहांस्क और डोनेस्क जो प्रांत हैं यूक्रेन के, वो रूसी भाषी प्रांत हैं। यहाँ पर रूसी भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं, तो रूसी भाषा बोलने वालों के जो बहुलता है उस क्षेत्र में जनमत संग्रह भी करा दिया है, जबकि इसको यूक्रेन नहीं मानता है। और इसी प्रकार से जो है रूस ने 2014 में क्रीमियाई जो प्रायद्वीप है, वहाँ का आइलैंड है, उसको भी मिलाया था रूस के अंदर। उसी प्रकार से इस डोनबास क्षेत्र को भी मिलाने की बात चल रही है। और जनमत संग्रह वाले क्षेत्रों के जो लोग हैं जो पलायन करके रूस चले गए हैं, उनके लिए मॉस्को में ही मतदान केंद्र की व्यवस्था कर दी गई है। और ये जो क्षेत्र जिसके लिए मतदान हो रहा है वो पूरे यूक्रेन का 15% भूभाग है। तो और सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र यहीं पर हैं, प्राकृतिक संपदाएं, नेचुरल रिसोर्सेज भी यहीं पर ज़्यादा हैं। और इससे अगर यह संभव हुआ तो यूक्रेन को इससे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाएगा। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि हम इस कब्जे को स्वीकार नहीं करेंगे। रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, उन्होंने कहा है कि रूस में शामिल होने वाले इलाकों में परमाणु हथियारों की भी तैनाती की जाएगी, और उन पर कब्जे की कोशिश करने वाले जो भी कोशिश करेगा उससे हम पूरी ताकत के साथ निपटेंगे। यानी रूस ने अपना डिसीजन दे दिया है इस पर कब्जा करके, वो भी एक अच्छी स्थिति में युद्ध को रोकने
का प्रयास कर रहा है रूस, क्योंकि रूस बहुत दिन हो गए फरवरी से लेकर अब तक, और बहुत समय बहुत संसाधन जाते हैं और रूस के अलग अलग मंचों पर बदनामी भी हो रही है, वो अलग। वहीं भारत के द्वारा उनको समझाइश तो दी जा रही है। ईरान में जो हिजाब मामला चल रहा है, ईरान सरकार जो है हिजाब पर अड़ी हुई है, और इसी बीच अमेरिका ने जो मोरल पुलिसिंग है ईरान की, ईरानी सेना और सुरक्षा बलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। और ये जो है घोषणा आपको पता है कि किस प्रकार से जो 22 वर्षीय महासा अमीनी उसकी मौत हुई थी, और अब इनके प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ईरान लगातार इनको दबाने का प्रयास कर रहा है। तो इसको हम चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कह लें, निजता का अधिकार कह लें, या अन्य अन्य प्रकार के जितने भी हमारे यहाँ हिजाब के पक्ष में जो मामले चल रहे हैं, उसके विरोध में जो है ईरान में कार्रवाई चल रही है। तो वहीं पर जो पूरा विश्व बिरादरी है, पूरे विश्व के देश हैं, वो ईरान से कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आगे बात करते हैं भारत का G20 की अध्यक्षता को लेकर संयुक्त राष्ट्र में उत्सुकता और सरगर्मी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो अभी लगातार सत्र चल रहा है, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ गए हुए हैं। तो इस 77वें दौर की जो चर्चा हो रही है, वैश्विक चुनौतियों और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 से लेकर जलवायु परिवर्तन के सवालों पर केंद्रित है। लेकिन यहाँ जो एक अलग मुद्दा है वो है भारत का G20 की अध्यक्षता करना, और इसको लेकर के सभी देश लगभग बातचीत कर रहे हैं। विश्व व्यवस्था को संचालित करने वाले अहम संगठनों पर अमीर देशों की जो पकड़ है, उसको कुछ हद तक लचीला बनाने में भारत जो है G20 की अगुवाई करेगा। ये काफ़ी निर्णायक साबित भी होगा। G7 देशों का समूह IMF से लेकर विश्व बैंक जैसी संस्थाएं हैं जो विकासशील देशों के लिए अपनी उधारी या कर्ज नीतियों में लचीलापन नहीं दिखा रही हैं, जिसके चलते दुनिया में बड़ी आबादी जो है उनके सामने जीवन यापन का संकट आ रहा है। क्योंकि पिछले हम देख ही रहे हैं, कोरोना काल में सभी की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हुई हैं। और इस दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो भारत का G20 की अध्यक्षता करना बहुत ही अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं हम भारत की बात करें तो भारत जो है भारत ने के जो बारे में बारबाडोस के जो प्रधानमंत्री मिया मोटले हैं, उन्होंने कहा सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े एक सम्मेलन के दौरान कहा है कि दुनिया को संचालित करने वाली बड़ी संस्थाओं ने नियमों की बंदिशों से विकासशील राष्ट्रों की राह में अड़चनें लगाई हैं, अड़चनें बिछाई हैं। वहीं दुनिया के किसी कोने में रोजी रोजगार, खाने से लेकर अर्थव्यवस्था का संकट है, तो विश्व की प्रगति इससे अछूती नहीं रहेगी। विश्व जो है प्रगति नहीं कर पाएगा अगर किसी भी कोने में इस प्रकार की समस्या रहती हैं। और कहा है कि इस लिहाज से भारत की G20 की अध्यक्षता से विकासशील देशों को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वह इन चुनौतियों को गहराई से महसूस करता है और वैश्विक मंच पर इसका प्रभावशाली स्वर भी है, वो अपने अच्छे तरीके से इन विषयों को उठाता भी है। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी मोटेलो की बात की पूर्ण सहमति जताई है और कहा है कोरोना के बाद जो है यूरोप के कई देशों की चुनौतियां बढ़ गई हैं, इसलिए भारत में जो अगले साल होने वाला G20 सम्मेलन है उससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। और भारत ने इस G20 देशों के समूह को विशेष आमंत्रण, इनके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों को भी बुलाया है। विशेष आमंत्रण किन किन देशों को दिया है, इसमें स्पेन है, बांग्लादेश है, मॉरिशस है, मिस्र है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों को विशेष आमंत्रण दिया है। जो G20 के सदस्य हैं उनको भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ, ये सामने लिखे हुए हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन यूनियन एज अ मेंबर G20 है। तो ये बात होगी G20 की, और हमने पहले बात कर चुके हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, तो लगातार इसके संबंध में यहाँ बैठकें होंगी, तो बहुत सारे देश के लोग यहाँ पर आएंगे भी। इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हमने टूरिज्म यानी पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ाने का प्रयास किया है। मंगल पर ऑक्सीजन का उत्पादन, जो मॉक्सी, नासा ने एक मॉक्सी यानी मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए वहाँ पर भेजा हुआ है मंगल ग्रह पर। ये फरवरी 2021 से जो है लगातार कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वातावरण है वहाँ, उस वातावरण से वहाँ पर ऑक्सीजन बना रहा है। साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि 2021 के अंत तक मॉक्सी जो है विभिन्न वायुमंडलीय परिस्थितियों और मंगल के विभिन्न मौसमों के दौरान रात दिन में 7 बार ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सफल रहा है। और प्रत्येक प्रयोग में ये उपकरण जो है प्रति घंटे 6 ग्राम ऑक्सीजन के उत्पादन
के अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है। यानी प्रति घंटे में 6 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन ये कर ले रहा है। और पृथ्वी पर एक मामूली पेड़ इसी दर से ऑक्सीजन उत्पादन करता है। यानी एक छोटा सा उपकरण जो है वो एक पेड़ के बराबर ऑक्सीजन पैदा कर रहा है। और मानव मिशन से पहले मॉक्सी का एक बड़ा संस्करण जो है मंगल पर भेजा जा सकता है, ऐसी संभावना है, क्योंकि वहाँ पर अगर मानव को रुकना है तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी। और जो वहाँ पर इस मॉक्सी का जो बड़ा प्रारूप होगा वो वहाँ पर ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा। मंगल पर मनुष्यों के प्रवास के दौरान पर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसका कहा गया रोवर के अन्वेषण कार्यक्रम और मिशन की जिम्मेदारियों को देखते हुए छोटी अवधि के लिए बनाया गया था परसिवरेंस जो है जो मॉक्सी है। और वहीं पर बड़े स्तर के ऑक्सीजन कारखाने की बड़ी इकाइयाँ इसमें शामिल होंगी जो लगातार चलती रहेंगी। मंगल के वातावरण को शुद्ध ऑक्सीजन में परिवर्तित हो सकेगा। मंगल के बसंत में उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसमें वहाँ वायुमंडलीय घनत्व जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक होता है, इसीलिए मंगल के वायुमंडल में पृथ्वी की तुलना में ज़्यादा भिन्नता है, ज़्यादा अंतर है। और हवा का घनत्व और तापमान में परिवर्तन होता रहता है। यदि वहाँ मॉक्सी बार बार चालू और बंद होने के बावजूद सफलतापूर्वक काम कर सकता है तो एक पूर्ण स्तरीय प्रणाली हजारों घंटों तक काम कर सकती है। मंगल पर मानव मिशन के लिए कंप्यूटर और स्पेस सूट जैसी बहुत सी चीज़ें पृथ्वी से ले जानी पड़ेंगी, लेकिन ऑक्सीजन का इंतजाम अगर स्थायी स्तर पर हो गया तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा और मंगल पर जीवन संभव भी हो सकता है। कुछ तथ्यों की, और ये तथ्य जो है वो है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अनेक अनेक देशों की मुद्राएं हैं वो कितनी घट रही हैं। और ये आंकड़ा जो है 1 जनवरी 2022 से 14 सितंबर 2022 तक का है। इसमें अगर हम देखेंगे तो भारत का रुपया जो है सबसे कम गिरा है। भारत के रुपये की वैल्यू सबसे कम गिरी हुई है। उसके अलावा सभी देशों की, अब देखिए हम बात करते हैं, भारत का रुपया जो है वो गिरा है 6.5%। ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है वो गिरा है -7.5%। दक्षिण अफ्रीका का रैंड जो है वो गिरा है 8.6%। चीन का रेनमिनबी जो है वो गिरा है 8.7%। यूरो जो है वो गिरा है 12.1%। जो है न्यूजीलैंड का डॉलर जो गिरा है 12.2%। उत्तर कोरिया का जो वॉन है वो गिरा है 14.5%। ब्रिटेन का पाउंड गिरा है 15% यानी 15%। जापान का येन गिरा है 19.8%। और पाकिस्तान का रुपया सबसे ज़्यादा गिरा है वो 23.7%। तो हम बात करें अगर भारत के मुद्रा का सापेक्षिक अध्ययन करें अन्य मुद्राओं के साथ में, तो भारत की मुद्रा अभी भी मजबूत है, भारत का रुपया अभी मजबूत है। यहाँ दूसरी बात कि यहाँ एक चीज़ तो हमने ये देखी कि सभी देशों की मुद्राएं लगातार गिर रही हैं डॉलर के मुकाबले, और इसके पीछे अमेरिका की फेडरल बैंक का योगदान है। वहीं पर अगर हम बात करें कि जो अनेक अनेक देशों की मुद्राओं को क्या कहा जाता है, तो हमको ऊपर लिखा हुआ मिल जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में डॉलर है, दक्षिण अफ्रीका का रैंड है, चीन का रेनमिनबी है, यूरोप ये यूनियन का जो यूरो है, न्यूजीलैंड में डॉलर चलता है, उत्तर कोरिया का वॉन चलता है, ब्रिटेन का पाउंड चलता है, जापान में येन चलता है, और पाकिस्तान का भी रुपया ही कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। INS सतपुड़ा ने ऑस्ट्रेलिया में काकाडू में किया शक्ति प्रदर्शन। INS सतपुड़ा जो है वो हमारी स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित जो है 6000 टन निर्देशित मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। और रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना द्वारा जो आयोजित हो रहा है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, जिसको काकाडू नाम दिया गया है, वहाँ पर गया है। ये INS सतपुड़ा ने विभिन्न पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, जहाज रोधी युद्ध अभ्यास में लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा है और अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया है। और इस काकाडू 2022 में 14 नौसेनाओं के जहाज शामिल हुए हैं। इनमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड समेत अन्य देशों की नौसेनाओं के जहाज भी शामिल हैं। और ये अगर हमको याद रखने की आवश्यकता है तो केवल इतना, काकाडू 2022 जो है कहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो है हमारा जो INS सतपुड़ा वहाँ पर गया हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बारिश की बूंदें आप बुझाएंगी आपकी प्यास, तो जल शक्ति मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। हम इसके विषय में लगातार बातचीत कर रहे हैं, चाहे अमृत सरोवर योजना हो, चाहे जल संचयन के अलग अलग उपाय हों, इसके लिए बेहतर काम कर रहा है मंत्रालय। 85% देश के पेयजल आपूर्ति जो कहाँ से होती है, भूजल से होती है। और 100 स्थानों पर घरेलू सेंसर टेक्नोलॉजी का माध्यम से जो है वो आपूर्ति अभी हो रही है। हर घर नल से जल पहुँचाने का जो मिशन है उसको कहा गया है जल जीवन मिशन। और इसका लक्ष्य है जल की गुणवत्ता, समुचित मात्रा और आपूर्ति की निरंतरता, इसको बनाए रखना है। यानी क्वालिटी, क्वांटिटी एंड सप्लाई या एक्सेसिबिलिटी, कंटिन्यूस एक्सेसिबिलिटी, कंटिन्यूस सप्लाई, रेगुलर सप्लाई,
तभी जो है जल जो है सभी को पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। तो भूजल जो होता है, यानी जो ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे खतरनाक तत्व जो है घुले हुए हैं, जिससे पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर पेयजल की आपूर्ति जो है ज़मीन से होती है, वहाँ पे खतरनाक जो है घातक जो है तत्व मिले हुए हैं, शामिल हैं उसमें, पेयजल मतलब पीने लायक नहीं है। तो उन स्थानों पर बांध से, पोखर से, तालाब से, जलाशय से जो है जल की आपूर्ति की जाएगी। और पेयजल की आपूर्ति में अभी वर्तमान में जो है हम बता चुके हैं कि 85% भूजल का ही भाग है। पूरे देश में एक नेशनल ग्रिड विकसित की जा रही है। इसमें कहीं भी और कभी भी पानी की जांच कराई जा सकती है, और घरेलू सेंसर टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के 100 स्थानों पर साल भर से पानी की आपूर्ति हो रही है। हमें हर क्षण पानी की गुणवत्ता, मात्रा, निरंतरता का पता भी चल रहा है। देश में 48,000 ऐसे गांव हैं जहां पर भूजल की गुणवत्ता बहुत ही खराब है, और इन गांवों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, अभी जो जल जीवन मिशन जिसके बारे में बात कर रहे थे। और गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है, जिसको गंगेटिक जोन कहते हैं, में भूजल में जो आर्सेनिक है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में फ्लोराइड की भी समस्या है, और कुछ जगहों पर भूजल में यूरेनियम की समस्या भी पाई जाती है। तो वहीं पर अगर हम बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, वहाँ पर विशेषकर त्रिपुरा में और अन्य राज्यों में भी भूजल में आयरन मिला हुआ है। ये सभी तत्व तो जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, और कई जगह पर तो पानी खारा मिलता है जिसे पिया नहीं जा सकता, यानी वो पेयजल नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे सभी राज्यों में अपने यहाँ मल्टी सरफेस और मल्टी विलेज स्कीम बनाने को कहा गया है, ताकि जो स्थानीय स्तर पर जितने बांध हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, जलाशयों से पानी की आपूर्ति जो है इनसे हो सके वहाँ पर। और इससे बनने में 2-3 साल का समय लग सकता है। इसीलिए गाँवों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए तात्कालिक और कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो लोगों के स्वास्थ्य पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, हमको पता है कि पुराने पोखर तालाब जो थे उनको भी रिन्यू उनका भी पुनरुद्धार किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जलाशय में पानी संग्रह करने को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं पर भूजल के अधिक दोहन से देश के 1000 से अधिक जो है ब्लॉक वो है डार्क एरिया घोषित कर दिए गए। वहाँ पर जो है भूजल स्तर काफ़ी कम हो गया है। भूजल को लेकर जो चिंतनीय 7 राज्यों के 79 जिलों को चिन्हित किया गया है, और देश में पहली बार जो है आपूर्ति के उलट मांग आधारित पानी की स्कीम शुरू की गई है। जहाँ जैसी डिमांड होगी उसको वैसा पानी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को बचाने का तरीका खोजने के लिए एस्टेरॉयड से टकराएगा नासा का अंतरिक्षयान। हमको पता है कि इसको हम एक अलग किसी टॉपिक में डिटेल से समझेंगे जब हम बात करेंगे अंतरिक्ष अभियानों की। तो एस्टेरॉयड जो होते हैं, जिसको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, उन क्षुद्र ग्रह लगातार पृथ्वी से टकराते हैं तो वहाँ पर काफ़ी नुकसान कर देते हैं। तो इसी को लेकर के नासा जो है 24,000 प्रति घंटे की रफ्तार से एस्टेरॉयड से जो है टकराएगा, जो नासा का अंतरिक्षयान होगा, और जिसका नाम रखा गया है डार्ट, यानी डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट। तो जो डार्ट है वो डबल स्पीड से, एस्टेरॉयड की डबल स्पीड से जाएगा। 26 सितंबर को ये अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड से टकराएगा, और अब कल जो है उसकी खबरों पर हम उसको विस्तार से देखेंगे। 2021 में नासा ने इसको लॉन्च किया था। ये जो टक्कर है वो, अगर हम ब्रिटिश समय अनुसार की बात करें तो रात को 12:04 पर होगी, और अगर हम भारतीय समय अनुसार बात करें तो 26-27 की सुबह करीब 4:30 बजे होगी। इसे नासा टीवी पर भी देखा जा सकेगा, और इसके बारे में डिटेल हम आगे एक वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका को जयशंकर की 2 टूक आप किससे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये सिंपल सी बात है, जब हम इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान को अमेरिका जो सहयोग दे रहा है F-16 के रखरखाव के लिए, बहुत बड़ा पैकेज जो है $45 करोड़ को दिया गया है पाकिस्तानी वायुसेना को, तो वो उसको लेकर के एस जयशंकर ने कहा है कि सबको पता है कि आतंकवाद कहाँ से आता है, और आप जो है ऐसे भ्रम में क्यों हैं, और आपको भी पता है, इसलिए आप किसी को बेवकूफ़ ना बनाएं। वहीं रूसी रक्षा उपकरणों पर निर्भरता का कारण भारत की ओर से प्रयास का अभाव नहीं है। तो ये कहा गया है कि भारत जो है रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी पिछले करीब 15 वर्षों से जो अपने मौजूदा स्वरूप में आ गया है। 1965 से अगले लगभग 40 वर्षों तक कोई भी अमेरिकी सैन्य उपकरण भारत के पास नहीं आया है। इस दौरान भारत और सोवियत और भारत रूस के संबंध मजबूत हुए हैं।
इसके पीछे कारण है कि आपने यानी अमेरिका ने ही हमको कुछ नहीं दिया, तो हमको तो कहीं से लेना था, तो वो हमारा देश सोवियत बना, यानी बाद में इसको रूस कहा गया। इसका कारण भारत की ओर से प्रयास का अभाव नहीं है, यानी भारत ने प्रयास नहीं किया ऐसा नहीं है, तो इसका कारण है कि आप लोगों के द्वारा नकारात्मक व्यवहार। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे द्वारा अब जो कही जाने लगी हैं, ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लक्षण हैं। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय क्लीन गंगा मिशन को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को कहा गया है कि ये जो राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ गंगा मिशन या राष्ट्रीय क्लीन गंगा मिशन है, NMCG है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये पैसे बांटने की मशीन रह गया है। पैसा आ रहा है लेकिन गंगा क्लीन नहीं हो रही है। तो सरकार ने के जल शक्ति मंत्रालय ने एक शपथ पत्र एफिडेविट दायर किया। उसमें कहा गया है कि 2014-15 से लेकर के 21-22 के दौरान 11,993.71 करोड़ रुपए है वो विभिन्न विभागों को दिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे 13 शहरों में से 35 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं। 7 शहरों में 15 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का प्रस्ताव है। अभी 95% सीवेज का शोधन किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, तो उन्होंने कहा है कि जितने भी अधिकारी हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा उनको दी जाए। और कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि ये परियोजना पर कोई पर्यावरण इंजीनियर, कोई इन्वायरमेंटल इंजीनियर है या नहीं है। तो बताया गया है कि जो नेशनल क्लीन गंगा मिशन है उस पर काम कर रहे सारे अधिकारी जो हैं वो पर्यावरण इंजीनियर ही हैं और उनकी सहमति के बिना कोई परियोजना पास नहीं होती है। उसके बाद कोर्ट ने पूछा कि निगरानी कैसे करते हैं, तो इसका कोई साफ जवाब नहीं दिया गया है। और शिकायत की गई कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज सहित अन्य शहरों में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो मानक के अनुसार, जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। कानपुर में तो सारे के सारे नाले खुले हुए हैं, नालों का पानी सीधा गंगा में गिर रहा है। और कोर्ट ने इसको लेकर पूछा, गंगा में गिर रहे नालों के शोधन के लिए जो बायो रेमेडियल विधि अपनाने के लिए किसने कहा था। तो ये बताया गया कि जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, उसके निर्देश पर ये बायो रेमेडियल विधि है, बायो रेमेडियल मेथड जो है उसका उपयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। फेड कैसे संभल नहीं पा रहा है बाजार, तो हमारा जो सेंसेक्स है लगातार गिर रहा है, निफ्टी लगातार गिर रहा है। ये क्यों गिर रहा है? क्योंकि अमेरिका के फेडरल बैंक की तरफ से लगातार ब्याज की दरों में बढ़ोतरी हो रही है और ब्याज की दरों में बढ़ोतरी कारण से डॉलर मार्केट से बाहर जा रहा है, यानी अमेरिका की तरफ जा रहा है। तो विदेशी निवेशकों की जो है बिकावली, मतलब उसकी बिक्री लगातार जारी है, वो अपना पैसा लगातार खींच रहे हैं। और वहीं $1 का मूल्य जो है 81.67 रुपये हो गया है, अभी तक का सबसे निचले स्तर का है। तो हमने पहले भी बात की थी कि अब ये रुपये का जो मूल्य है वो 83 तक भी जा सकता है। तो वहीं अगर ब्रिटिश पाउंड की बात करें, हमने अभी बात की थी, ब्रिटिश पाउंड बहुत नीचे गिरा है 15% के लगभग। तो 1 पाउंड की कीमत जो है अब $1.0373 हो गई है। पहले ये पाउंड डॉलर से ज़्यादा मजबूत होता था और 1971 के बाद ये पाउंड का सबसे निचला स्तर है। और वहीं हम बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल अभी सबसे कम कीमत पर है, $85 प्रति बैरल हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से रुपए की वैल्यू गिर रही है और डॉलर मार्केट से निकल रहा है, तो डॉलर मजबूत हो रहा है। उस दृष्टिकोण से अगर बात करें तो कच्चे तेल का लाभ जो है आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। सीधा सीधा ये मतलब निकलता है और संभावना है कि आगे तेल के दाम कम होंगे जैसे ही स्थिति रुपए की अच्छी होगी। आगे बात करें, रोम के बाद दिल्ली वार्ता भी नहीं सुलझा किसानों को। हम बात कर रहे हैं खाद्य कृषि के लिए जो पादप अनुवांशिक संसाधन है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इसके ऊपर जो है बातचीत हुई दिल्ली में। पहले रोम में हुई, वहाँ पे भी बात नहीं बनी, फिर दिल्ली में हुई। ये मुद्दा जो है विकसित और विकासशील देशों के बीच का मुद्दा है। विकासशील देश जो 149 देशों के प्रतिनिधि और विकसित देशों के प्रतिनिधि मिलकर करके 149 देशों के जो प्रतिनिधि थे, इनके बीच में कोई भी समाधान नहीं निकला है। इसके लिए अलग कमेटी का गठन कर दिया गया है। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की पहली वैश्विक संधि में निर्धारित जेनेटिक रिसोर्स की सीमा को 64 से बढ़ाकर पूरी तरह खोल देने का प्रस्ताव है, वो भी लटक गया है। अब हमको पता है कि भारत इसकी अगुवाई कर रहा है और जो है भारत ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर किसानों के लाभों से समझौता नहीं कर सकते हैं और विकसित देश जो है चाहते हैं जो विकासशील देशों के किसान जो हैं उनका नुकसान हो नहीं चाहते हैं, लेकिन वो किसानों, इस प्रकार का प्रस्ताव जो है किसानों के अधिकारों का हनन करेगा।
और क्योंकि ये पूरी तरह से खोल दिया जाएगा तो इसमें बाज़ार पूरी तरह से खुल जाएगा। बाज़ार पूरी तरह से खुल जाएगा, हमको पता है कि बाज़ार लाभ के लिए काम करता है, वो किसी वेलफेयर या लोक कल्याण के लिए काम नहीं करता है। क्लियर है ना बात? आगे बढ़ते हैं। इस मुद्दे पे भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और विषय जो है इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मुद्दा FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उससे भी रिलेट करता है, तो वो वाला भी मुद्दा भी हम बताएंगे किस प्रकार से वहाँ पर भी विकसित और विकासशील देशों के बीच में आपस में बातचीत होती है। अगला मुद्दा जो है मंगलयान का विषय है। मंगलयान को 8 साल पूरे हो गए हैं। 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को कक्षा में स्थापित हुआ था। तो 24 सितंबर को इसके 8 साल पूरे हो गए हैं। $7.4 करोड़ जो है मंगलयान का व्यय रहा था, जबकि एक हॉलीवुड मूवी ग्रेविटी है उसका बजट जो है 10 करोड़ था। और अब 7.4 करोड़ रुपए क्या ही बजट होता है। तो यानी भारत का जो मंगलयान है, मंगल मिशन है, वो विश्व का सबसे सटीक, सबसे अच्छा मंगल मिशन माना जाता है। इसके पीछे यही कारण है कि एक तो इसकी लागत बहुत कम आई, उसमें समय बहुत कम लगा और उसके साथ साथ ही सटीकता से काम भी कर रहा है। तो अमेरिका का जो मावेन मिशन था वो $67.1 करोड़ उसमें लगा था, जबकि हमारे यहाँ $7.4 करोड़ ही लगा है। और 6 महीने जो है मिशन की सीमा मंगल लॉन्चिंग की गई थी और अभी भी जारी है। 40 किलोग्राम ईंधन बचा था जब वो मंगल ग्रह पर पहुंचा, और जो अनुमान से 2 गुना था, इतना बचने की संभावना नहीं थी। और 24 मार्च 2015 को मिशन के 6 महीने पूरे हुए और यान की अच्छी स्थिति को देखते हुए इसरो ने अभियान की समय सीमा को 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। 24 सितंबर 2015 को मिशन का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर इसरो ने मंगलयान से मिली जानकारी और तस्वीरों को के आधार पर मंगल का वैज्ञानिक एटलस भी जारी किया। 19 मई 2017 को यान जो है मंगल की कक्षा में 1000 दिन पूरे हुए थे। इस अवधि में उसने 795 तस्वीरें धरती पर भेजी थी और मंगल के 388 चक्कर लगाए थे। 1 जुलाई 2020 को यान मंगल ग्रह के फोबोस की तस्वीरें भी खींची थी और 24 सितंबर 2022 को मंगल की कक्षा में इसे 8 साल पूरे हो गए हैं। तो मंगल मिशन जो है भारत का, वो बहुत ही अद्भुत मिशन है। इसे कहते हैं ईश्वरीय कृतकार। अब हम बात करते हैं आज इतिहास की। 24 सितंबर के इतिहास की सबसे पहले बात करेंगे। 24 सितंबर को भारतीय युग के प्रमुख रचनाकार थे प्रताप नारायण मिश्र। उनका जन्म 1856 में उन्नाव में हुआ था और जन्म के समय उन्नाव जिले के बैजे गांव में हुआ था और वो परिवार कानपुर में बस गया था करके, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे। सहज भाषा व्यंग के माध्यम से लोगों के संघर्ष के लिए प्रेरित उन्होंने किया। नव जागरण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपनी रचनाओं का उन्होंने ध्येय बना लिया था। उनकी रचनाओं में बात, गौ संकट, कली कौतिक, प्रेम पुष्पावली ये प्रमुख रचनाएं हैं। 6 जुलाई 1894 को उनका निधन हो गया था अल्प आयु में ही। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था और ये पूना पैक्ट जो है वो हुआ इसीलिए था क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरल यानी पृथक निर्वाचन प्रणाली दलितों के लिए जो है स्वीकार कर ली गई थी। किसके कहाँ पर? गोलमेज सम्मेलन में, जिसको कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। यही और इस आमरण अनशन खत्म कराने के लिए आरक्षण व्यवस्था को लाया गया और जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है उसको समाप्त किया गया। वहीं भारत ने पहले प्रयास में मंगल कक्षा में पहुंचा था जो है 24 सितंबर को, हमने अभी बात कर ही ली है। अब हम बात करेंगे 25 सितंबर को। 25 सितंबर जो है भारत के प्रतिष्ठित शोधकर्ता सतीश धवन का जन्मदिवस है। 1920 में श्रीनगर में जन्म हुआ। अमेरिका के उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1951 में आप बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसको हम ISC बोलते हैं, इंडियन साइंस ISI इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट बोलते हैं, और उससे जुड़ गए। वहीं पर पहली सुपरसोनिक विंड टनल स्थापित करने में योगदान दिया। 1972 में इसरो के चेयरमैन बने और 1972 में भारत के पहले उपग्रह 1975 में जो भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट, उसका प्रक्षेपण जो है सतीश धवन के ही मार्गदर्शन में हुआ। इनसेट, IRS और PSLV का विकास में भी अहम योगदान दिया। 3 जनवरी 2002 को उन्होंने अंतिम सांस ली और उनका देहावसान हुआ। वहीं 25 सितंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों में योगदान करने के लिए दिल्ली मेट्रो के कार्बन क्रेडिट दिया और ये दुनिया का पहला रेल नेटवर्क बना जिसको कार्बन क्रेडिट मिला। कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि हम पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जो CFC का मतलब जिनको हम बोलते हैं जो
ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिसको बोलते हैं, उनको कम करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, तो वो अगर प्रयास बहुत अच्छे होते हैं तो उसके लिए आप अपने पर्यावरण की सुरक्षा के बदले में आपको एक क्रेडिट मिलता है, उसको कार्बन क्रेडिट कहते हैं। वो मॉनेटरी वैल्यू में भी होता है, टेक्नोलॉजी वैल्यू में भी होता है। तो वो किसको, हमारे दिल्ली मेट्रो को मिला। और 25 सितंबर 2018 को 200 बंडों में कमान संभालने 200 बंडों की कप्तानी करने वाले धोनी जो है पहले कप्तान बने थे। 26 सितंबर की बात करें तो 26 सितंबर के दिन जो समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर जिनको कहते थे, ईश्वरचंद बंदोपाध्याय का जन्म जो है 1820 में बंगाल के मोदिनीपुर में हुआ था। संस्कृत कॉलेज से उपाधि प्राप्त करने के बाद नाम के साथ विद्यासागर लिखने लगे थे। पहले वो, उनका नाम बंदोपाध्याय है एक्चुअल में, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं। गरीबों के कल्याण के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, नारी शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक रहे और उनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 बना था। बंगाल के में पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक माना जाता है। कलकत्ता, जो अब कोलकाता हो गया है, उसमें मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना में भी उनकी भूमिका रही। और 26 सितंबर 1991 में 4 महिला और 4 पुरुषों को बायोस्फीयर 2 में 2 साल के लिए भेजा गया था और इसे पृथ्वी की व्यवस्था की नकल करते हुए बनाया गया था। हालांकि खेती करने से लेकर ऑक्सीजन के स्तर तक में परेशानी का सामना करना पड़ा था। अंततः यह प्रयोग जो है वो विफल हो गया था। ब्रिटेन में पहली बार मरीज को जो है किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त जो है 26 सितंबर 1818 को लंदन के गाइज हॉस्पिटल में डॉक्टर जेम्स बंडेला ने चढ़ाया था। ये एक लाइलाज बीमारी से एक मरीज जूझ रहा था, उसके साथ ऐसा किया गया था। और हालांकि उस मरीज की जो है वो बीमारी करने से जान नहीं बच पाई थी, लेकिन ये एक अद्भुत प्रयोग था। और अब हम देखते हैं किस प्रकार से रक्तदान को महादान कहा जाता है। 27 सितंबर अल्पाइन स्कीयर जो नेहा आहूजा है, उनका जन्म हुआ 1981 में दिल्ली के अंदर। 4 साल की उम्र में उन्होंने कश्मीर में स्कीइंग का प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। 1996 में जूनियर एशियाई गेम्स में हिस्सा लिया। मिनिमम